कैमरे जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड सराय स्टेशन के पास मिले एक हाईटेक खुफिया कैमरे ने सबको हिलाकर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस कैमरे का पाकिस्तान से कनेक्शन है। अब इस कैमरे के जरिए आतंकियों की रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन पर नापाक नजर थी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। रेलवे ट्रैक पर नापाक नजर, खुफिया कैमरा मिलने से हड़कंप, हाईटेक कैमरे का पाक कनेक्शन। ये वही संदिग्ध कैमरा है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि इसे आतंकी संगठन ने लगाया है। इस कैमरे का आतंकी कनेक्शन है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड पर सराय स्टेशन के आगे रेलवे सिग्नल टावर के पास लगे इस कैमरे के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ये कोई साधारण कैमरा नहीं है, एक हाईटेक जासूसी उपकरण है। कैमरा सीक्रेट आईपी कैमरा 4G सिम के जरिए सीधे इंटरनेट से जुड़ा था। सोलर पैनल से चल रहे इस कैमरे को दूर बैठा कोई ऑपरेटर नियंत्रित कर रहा था। कैमरा विशेष रूप से रेलवे ट्रैक और वहां से गुजरने वाली ट्रेनों के साथ सड़क पर भी नजर रख रहा था। गुमटी मैन से मिली सूचना के बाद कैमरे को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस कैमरे में आतंकी यासीन भटकल की तस्वीर भी मिली है। आईपी एड्रेस की जांच में इसके तार कर्नाटक से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये कैमरा अंधेरे में भी साफ रिकॉर्डिंग करता है। अब सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज्यादा डर आतंकी रेकी का है। अब पूरे मामले की जांच बिहार एटीएस और एसटीएफ की टीम कर रही है। हालांकि रेल एसपी ने अभी आतंकी कनेक्शन की बात को नकार दिया है। कैमरा मिला है, ये सत्य है। वहाँ के स्टेशन अधीक्षक द्वारा एक लिखित आवेदन भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है और सदालोक में हमने एक कांड दर्ज किया है और हम उसकी जांच कर रहे हैं। ऐसी अभी प्रारंभिक जांच में कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात हम लोग से हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड सामरिक और नागरिक परिवहन के लिहाज से बेहद अहम है। कैमरे को लेकर पाकिस्तान कनेक्शन की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि जिस तरह से हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल किया है वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। दावा किया जा रहा है कि इस कैमरे को आतंकी संगठन ने लगाया है। आतंकी कनेक्शन भी इसको लेकर बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि एटीएस और कई एजेंसियां जो है इसकी जांच में। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले हरियाणवी बोलने वाला एक संदिग्ध युवक संपार फाटक पर पहुंचा और खुद को एनजीओ से जुड़ा बताते हुए सिग्नल टावर पर कैमरा फिट कर निकल गया। गुमटी मैन ने शक होने पर स्टेशन मास्टर को बताया, फिर मामले का खुलासा हुआ। अब कैमरे से जुड़े सिम कार्ड के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड और आईपी एड्रेस को ट्रैक किया जा रहा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि रेलवे ट्रैक, वीआईपी मूवमेंट या बड़े आतंकी हमले की रेकी के लिए कैमरा लगाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल में लगी हैं कि कैमरे से डेटा आखिर कहां भेजा जा रहा था। मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ के साथ वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में शुक्रवार को आए आंधी तूफान कहर बनकर टूटा है। पटना में करीब 1 घंटे तक लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। वहीं कई जगहों पर पेड़ और टावर तिनके की तरह धराशायी हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। आफत की बारिश कहर बनकर आई। शुक्रवार को आया तूफान, कर गया बेचैन। राजधानी में छाया अंधेरा, तूफान ने कहर बरपाया। तूफान का तांडव, टावर पर पेड़ धराम। पहले आप 3 तस्वीरें देखिए, तबाही और बर्बादी का आलम क्या है सब कुछ नजर आ जाएगा। शायद आपको अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रवार शाम अचानक तेज हवा के साथ बारिश ने राजधानी पटना को दहशत में डाल दिया। करीब 1 घंटे तक लोगों को घर में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। तबाही की ये सिर्फ 3 तस्वीरें नहीं हैं। बिहार के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें आई हैं।
जो भयावह आंधी की गवाही दे रही है। राजधानी पटना में तेज आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अलग अलग जगहों पर ठनका गिरने से कई लोगों की मौत हो गई, तो कहीं पेड़ के नीचे दबने से जान चली गई। पटना में कई जगहों पर विशालकाय पेड़ गिरने से सैकड़ों गाड़ियां चपेट में आ गई, कई लोग नीचे दब गए। घंटों तक मौसम कहर बनकर टूटता रहा। बड़े बड़े पेड़ तिनके की तरह धाराशायी हो गए। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। दहशत इतना था कि लोगों को जहां जगह मिल रही थी वहीं जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। हालांकि प्रशासन की तत्परता से सड़क पर गिरे पेड़ को हटा लिया गया। तूफान का तांडव रुकने के बाद नगर निगम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम राहत बचाव में जुटी रही। पेड़ के नीचे फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया, घायलों को अस्पताल भेजा गया, युद्ध स्तर पर गिरे पेड़ को हटाया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन डर आज भी कायम है। वहीं पटना जू में भी सैकड़ों पेड़ गिरने से एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। तेज आंधी तूफान था और उसमें बहुत पेड़ गिरी हैं और जो भी पेड़ गिरी हैं तुरंत हटाकर ट्रैफिक क्लियर करने के लिए नगर निगम के सभी पदाधिकारीगण, फॉरेस्ट के पदाधिकारीगण, बिजली विभाग के पदाधिकारीगण सबको लगाया गया और तेजी से लोगों ने क्लियर भी कराया है। वहीं वैशाली में भी तेज आंधी तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी है। ठनका गिरने से कई लोगों की दुखद मौत हो गई है। सड़क पर विशालकाय पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया है। सड़कों पर लंबा जाम लगा रहा। हालांकि प्रशासन की टीम ने लोगों को तुरंत राहत पहुंचाई, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। वहीं आंधी बारिश से केले की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मधेपुरा में तो बीएसएनएल टावर तिनके की तरह तेज हवा में रिहायशी इलाके में गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। टावर गिरते ही आसपास के लोग जान बचाकर भागने लगे। कई लोग टावर के नीचे दब गए, लेकिन गनीमत रही, सब सुरक्षित निकल गए। हालांकि कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम देखकर ही घरों से बाहर निकले। बिहार में चक्रवाती तूफान का असर रहने वाला है, लेकिन शुक्रवार को आए आंधी तूफान ने लोगों को बर्बादी का सबब दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पटना में आंधी बारिश से हुई तबाही से स्थिति अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है और जगह जगह गिरे पेड़ हटाए जा रहे हैं, तो कई जगहों पर क्षतिग्रस्त गाड़ियों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। सचिवालय स्थित भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कार्यालय के गेट पर कई घंटे से पेड़ को हटाने में एनडीआरएफ और वन विभाग की टीम जुटी है। बिहार में कल हुए आंधी पानी में बहुत बड़ी तबाही हुई है। कई जगहों पर जो है पेड़ गिर गए हैं, तो कई जगहों पर गाड़ियों को नुकसान हुआ है और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। राजधानी पटना की अगर बात करेंगे, जगह जगह जो है पेड़ गिरे हुए हैं और ऐसे में एनडीआरएफ के जवान हो या वन विभाग की टीम जो है लगातार पेड़ काटने में जुटी हुई है। रास्ता जो अवरुद्ध है उसे क्लियर करने में जुटी हुई है। तो दूसरी तरफ कई जगहों पर जो है जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है, वो देखिए तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं। ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कार्यालय है और यहाँ पर कहा जा रहा है विपार्ड से कर्मी जो है कल दस्तखत करवाने के लिए यानी हस्ताक्षर करवाने के लिए फाइल लेकर यहाँ पहुंचे थे। इस बीच मिनटों में कहा जाए कि उनकी जान बची है। अचानक पेड़ गिर जाती है और उसके बाद जो है जो चालक है किसी प्रकार से बाहर निकल पाता है। हालांकि गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हो गई है और देखिए कि अब जो वन विभाग की टीम है, एनडीआरएफ की जो टीम है, वो लगातार मशीन के जरिए जो है पेड़ को काटने में जुटी हुई है और कड़ी मशक्कत करने में लगी है। क्या लग रहा है ये कब तक क्लियर हो पाएगा? देखिए हम लोग का तो कोशिश जारी है। अब देखिए कब तक हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश और मेहनत कर रहे हैं। हम तो अंदर चले गए थे, जब हम बाहर निकले तब देखते हैं कि पेड़ गिर। चालक निकल कर भागा? हाँ, निकल कर। उनको चोट लगा है हल्का, पूरा पीछे जो है पूरा छिला गया। चोट ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं है, हल्का लगा है चोट। जो पेड़ निकल के भागने में पेड़ के टहनी से लगा। हालांकि कई जगहों पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। राजधानी पटना में चाहे पुराना सचिवालय हो, नया सचिवालय हो, विधानसभा परिसर हो या फिर मंत्री का आवास हो, हर जगह जो है विशाल पेड़ जो है गिरी है। उसके बाद जो है कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हुई है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बताते हैं। पटना जू कल भी बंद रहने वाला है। आंधी तूफान का असर की वजह से पटना जू बंद रहेगा। जू में गिरे कई पेड़
रविवार को प्रवेश नहीं मिलेगा और अब मंगलवार को पटना जू खुलने वाला है। जू प्रशासन ने इसकी सूचना जारी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना जू अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो कल पटना जू बंद रहने वाला है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शुवेंदु अधिकारी के साथ 5 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और ब्रिगेड मैदान में मौजूद हजारों लोग इस ऐतिहासिक मौका के गवाह बने। रिपोर्ट देखिए। আমি শুভেন্দু অধিকারী ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं बल्कि ऐतिहासिक क्षण की गवाह भी है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। আমি শুভেন্দু অধিকারী शुवेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ये मंत्री हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणिक, अशोक कीर्तिनिया और क्षुदीराम टूडू। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और ब्रिगेड मैदान में मौजूद हजारों लोग इस ऐतिहासिक मौका के गवाह बने। इस शपथ समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी हर कार्यक्रम में अलग अंदाज में नजर आते हैं। आज जब पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो पश्चिम बंगाल की धरती जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। सबसे पहले यहाँ पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ। पश्चिम बंगाल में इस ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले मंच का माहौल तब बेहद भावुक हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे वरिष्ठ नेता माखन लाल सरकार का पैर छूते नजर आए। इस दृश्य ने पूरे कार्यक्रम को भावनात्मक बना दिया। सिलीगुड़ी के रहने वाले माखन लाल सरकार भारतीय जनता पार्टी के 98 साल के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने कश्मीर आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम किया और उनके साथ गिरफ्तारी भी दी थी। मंच पर जब पीएम मोदी ने उनको शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया और फिर उनके पैर छुए तो माखन लाल सरकार के साथ साथ वहाँ मौजूद हर शख्स भावुक हो गया। इस दौरान माखन लाल सरकार ने भी प्रधानमंत्री को गले लगाकर अपना स्नेह जताया। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीट जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है, जबकि पिछले 15 साल से सत्ता में रही टीएमसी महज 80 सीट पर सिमट गई। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से चुनाव लड़े और भवानीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 अधिक वोट से हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया। बंगाल में अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। इससे विकास को और ज्यादा गति मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने और शुवेंदु अधिकारी को बधाई देने का सिलसिला जारी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी, निशांत कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने शुवेंदु अधिकारी को बधाई दी है। आज पूरे देश के
भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन और प्रसन्नता का दिन, और बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ बंगाल की आम जनता के लिए भी बड़ा दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी जी ने माननीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बंगाल में नई सरकार बन गई है, आज चोट लगेगा। एनडीए की सरकार बनी है बंगाल में, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये तो होना ही था, क्योंकि बंगाल बहुतों दिन से उपेक्षित था। इस परिस्थिति में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सीएम होना, एक जुझारू कार्यकर्ता को सीएम होना, एक फेस को सीएम होना, एक हिंदुत्व का चेहरा का सीएम होना अपने आप में गौरव का विषय है। बंगाल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, बंगाल की जनता को शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कहा था कि चाहे पोल्टानी दरकार, अच्छे पोल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, तो बीजेपी सरकार बन गई है बंगाल में। और लंबे समय से वहां जिस तरह गुंडागर्दी चल रही थी, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, तो अब जो है जब बीजेपी सरकार वहां बन गई है, बंगाल की जनता ने चुन लिया है, तो आप देखेंगे तेजी से हमारा बंगाल विकास करेगा, आगे बढ़ेगा, और बहुत शुभकामना है बंगाल की जनता को। बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो गया। गुरुवार को कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली और इसके बाद अब मंत्रियों की संख्या 35 हो गई है। मंत्रियों की संपत्ति का जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 35 मंत्रियों में से 32 मंत्री करोड़पति हैं। यही नहीं, महिला मंत्रियों की औसत संपत्ति पुरुष मंत्रियों से 5 गुना अधिक है। यह रिपोर्ट देखिए। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 22 दिन बाद 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ। गुरुवार को 32 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसमें 7 नेता पहली बार मंत्री बने। वहीं पिछली सरकार में मंत्री रहे 3 नेताओं को इस बार मौका नहीं मिला। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान 32 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद कुल मंत्रियों की संख्या 35 हो गई है। अब बिहार की इस नई सरकार के नए मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की संपत्ति से जुड़ा दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। इस आंकड़े पर नजर डालें तो पता चलता है कि 35 में से 32 मंत्री करोड़पति हैं, जबकि सिर्फ 3 मंत्रियों की संपत्ति 1 करोड़ से कम है। सबसे अमीर मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री रमा निषाद हैं, जिनकी कुल संपत्ति करीब 31.85 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पर समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता और तीसरे स्थान पर अशोक चौधरी हैं। सबसे गरीब मंत्री एलजेपी-आरवी के संजय कुमार हैं। संजय कुमार के पास सिर्फ 23 लाख की संपत्ति है। खास बात यह है कि 10 मंत्रियों की संपत्ति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी अधिक बताई जा रही है। बिहार की नई कैबिनेट का ये आंकड़ा सिर्फ नेताओं की आर्थिक स्थिति ही नहीं बताता, बल्कि ये राज्य की बदलती राजनीतिक संस्कृति की भी झलक दे रहा है। जो अमीर यहाँ पे जो मंत्रिमंडल में शामिल लोग हैं उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा अमीर हैं और लगभग 5 गुना अधिक पुरुष मंत्रियों से उनके पास संपत्ति है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। चिकन नेक के मुहाने और नेपाल और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे किशनगंज के पोठिया में सीआईएसएफ का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर खुलने जा रहा है। सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110 एकड़ जमीन का भी चयन कर लिया गया है और केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। सीआईएसएफ की ट्रेनिंग सेंटर खुलने के बाद भारत की आंतरिक सुरक्षा भी अब भेद होने वाली है। देखिए किशनगंज से ये विशेष रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड की। नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे इस इलाके में अभी तो खेती बाड़ी हो रही है, दूर दूर तक खेतों में वीरानी पसरी है, लेकिन जल्द ये पूरा इलाका विकास की नई इबारत लिखने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार यहाँ सीआईएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रही है। महानंदा नदी के किनारे 110 एकड़ की जमीन पर सीआईएसएफ सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है।
पश्चिम बंगाल की चौहद्दी से घिरा किशनगंज और किशनगंज का यह पोठिया प्रखंड है। तस्वीर दरअसल पोठिया प्रखंड का है और बता दें कि इसी जमीन पर जो है 110 एकड़ जमीन है और इसी जमीन पर जो है CISF का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर खुलने जा रहा है। CISF के ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो विभागीय निर्देशानुसार करीब पोठिया अंचल अंतर्गत बुरनई पंचायत है, उसके अंतर्गत करीब 110 एकड़ 110.12 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है और उसका प्रपोजल भी हम लोगों ने अपने स्तर से भेज दिया है। पश्चिम बंगाल की चौहद्दी से घिरा पोठिया, जहां एक तरफ नेपाल की खुली सीमा लगती है, वहीं बांग्लादेश का बॉर्डर भी यहां से काफी नजदीक है। इस इलाके में CISF ट्रेनिंग सेंटर खुलने से न सिर्फ इलाके का विकास होगा, भारत की आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत होने वाली है। ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय देश बांग्लादेश और देश के अंदर बंगाल और एक चिकन नेक है बंगाल में सिलीगुड़ी के पास, जबकि सबवर्सिव एक्टिविटीज बहुत प्रेशर कर रहा है। उसके सुरक्षा को देखते हुए, सामरिक दृष्टि को देखते हुए बहुत आवश्यक है CISF ट्रेनिंग सेंटर खुलने की सुगबुगाहट से ही किशनगंज के लोग उत्साहित हैं। पोठिया में CISF के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोलने के फैसले पर यहाँ के लोग PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिल से धन्यवाद भी दे रहे हैं। हम लोगों ने सुना कि यहाँ 110 एकड़ में जो CISF का जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो से सुना तब से ही जो मन में जो है एक तरह का उत्साह का माहौल या यहाँ के लोगों में दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को अंतर्मन कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। अच्छी बात है ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि अगर ट्रेनिंग सेंटर खुलता है जो हमारे ये बंगाल बॉर्डर है, ठीक है, और यहाँ से बगल में चीन वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे अगर ये ट्रेनिंग सेंटर खुलता है तो यहाँ पे सुरक्षा का व्यवस्था अच्छा रहेगा। पोठिया में खुलने वाले CISF का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर क्यों अहम है? ये इलाका नेपाल और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। ट्रेनिंग सेंटर से भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। सिलीगुड़ी के समीप चिकन नेक है, जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ता है। चिकन नेक पर भारत विरोधियों की नापाक नजर है। चिकन नेक को अभेद बनाने के लिए ये बड़ा फैसला है। एयरपोर्ट, रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए ये सटीक जगह है। किशनगंज के पोठिया में CISF का रीजनल सेंटर खुलने के बाद पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से सतीश कुमार की रिपोर्ट। तो नेपाल और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे किशनगंज के पोठिया में CISF का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खुलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं इसको लेकर किशनगंज के लोगों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। दृष्टिकोण से बिहार का किशनगंज जिला और किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में CISF का ट्रेनिंग सेंटर खुलने जा रहा है, जिसको लेकर भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था तो मजबूत होगी ही, साथ ही पोठिया इलाके का विकास भी होगा। चूँकि एक तरफ नेपाल की खुली सीमा तो दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश बॉर्डर और पश्चिम बंगाल की चौहद्दी से बिल्कुल घिरा यह किशनगंज का जिला। तो CISF सेंटर जब खुल रहा है तो किशनगंज के लोग क्या कहते हैं, क्या कहना है, जी बताइए। CISF सेंटर जिस तरीके से खुल रहा है, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि है इलाके की? अच्छी बात है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये। और इधर में 20-25 किलोमीटर पे बांग्लादेश है, इधर 25-30 किलोमीटर पे नेपाल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो जगह से लगती है, तो यहाँ तो खुलना ही चाहिए। देखिए, किशनगंज CISF सेंटर खुलने से आपको व्यापार भी बढ़ेगा और ट्रेनिंग सेंटर है, प्लस क्या सीमा बॉर्डर एरिया का पूरा, क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश और चीन तीनों बॉर्डर आपका इलाका है और ये और पहले ही खुलना चाहिए था, खुलने में काफ़ी लेट हुई है। ये देश के लिए बहुत बढ़िया है, जवान तैयार होंगे तो। और रही बात, इसको तो पहले ही खुलना चाहिए था और यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, पर ये कहना चाहूँगा कि इससे किशनगंज का व्यापार में भी बहुत वृद्धि होगी। इस तरीके से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर सीमांचल जिले के नेपाल और बांग्लादेश सीमा पर जिस तरीके से सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर खुलने जा रहा है, जिसमें 1000 जवान जो है तैयार होंगे। ऐसे में किशनगंज के लोग जो हैं भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, किशनगंज। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ नौकरी और रोजगार को लेकर एक्शन शुरू हो चुका है। श्रम संसाधन और युवा रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा है कि रोजगार को लेकर विभाग 100 दिनों का रोड मैप तैयार करेगा और 3 महीने में ही इसका असर भी देखने को मिलेगा। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि 7 निश्चय 3 के तहत रोजगार को लेकर सभी विभागों से वैकेंसी का डेटा जल्द तैयार करें और नियोजन मेला लगाकर अधिक से अधिक रोजगार दें। श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और पूरे बिहार की निगाहें नौकरी और रोजगार पर टिकी हुई है। सीधी बातचीत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जा रहा है नौकरी और रोजगार को लेकर, क्या लक्ष्य होगा आपका? सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता होगी कि सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 के अंतर्गत जो प्राथमिकताएं तय की है उसको अमली जामा पहनाना, और सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को 25 से 30 में रोजगार देने का संकल्प लिया है। बिहार के अंदर संचालित है। 3 सवाल हमारा, चूंकि अगला जो 3 महीना होगा वो काफी कहा जाए कि महत्वपूर्ण होने वाला है। 3 महीने में जो है एक रिपोर्ट कार्ड आप उम्मीद है कि पेश करेंगे कि विभाग में जो है क्या हलचल है और विभाग अब क्या करने वाला है। देखिए, उसके लिए हम रोजगार के हिसाब से 100 दिन का रोड मैप तैयार करेंगे और 100 दिन के अंदर जो हमने छात्रों को उसका जो कौशल विकास किया है, स्किल डेवलपमेंट किया है, उसको लेकर हम नियोजन मेला लगाएंगे जगह जगह, और उस नियोजन मेला के माध्यम से हम कंपनियों को आमंत्रित करके और उस बच्चों का प्लेसमेंट कराने की कोशिश करेंगे। मैंने साफ भरोसा दिया है अगले 3 महीने के बाद परिणाम देखने को मिल सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। भागलपुर में सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू की इलाज के दौरान पटना के मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। वो पिछले कई दिनों से जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही पूरे सुल्तानगंज क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और स्थानीय बाजार व गलियों में मातम पसरा हुआ है। बीते 28 अप्रैल को सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में खूनी खेल खेला गया था। कुख्यात अपराधी रामधनी यादव अपने 2 सहयोगियों के साथ हथियार लेकर कार्यालय में घुस आया था। अपराधियों ने वहां मौजूद कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार और सभापति राजकुमार गुड्डू को निशाना बनाया। इस हमले में कार्यपालक पदाधिकारी की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि सभापति राजकुमार गुड्डू को 2 गोलियां लगी थी। उन्हें गंभीर स्थिति में पहले भागलपुर और फिर बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था। इस वारदात के बाद पुलिसिया कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी रामधनी यादव एक एनकाउंटर में मारा गया और 2 अन्य आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। तो आपको बता दें, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की भी मौत हो गई है। दरअसल अपराधियों ने कार्यालय में घुसकर गोली मारी थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीएम सम्राट ने निधन पर शोक जताया है। राजकुमार गुड्डू के निधन पर सीएम सम्राट चौधरी ने शोक व्यक्त किया है। सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति थे राजकुमार। 28 अप्रैल को राजकुमार को गोली लगी थी। सीएम ने डीजीपी को कार्रवाई का निर्देश दिया। दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शोक व्यक्त किया है राजकुमार गुड्डू के निधन पर। उन्होंने शोक व्यक्त किया है और इसके साथ ही डीजीपी को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और इसी के साथ अपना